नमस्कार साथियों और साथ ही अग्रिम बधाइयाँ भी जो भावी टीचर 48,000 बनने जा रहे हैं उनके लिए। और तमाम आज का वीडियो उन्हीं के लिए बन रहा है क्योंकि उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है वो आ चुकी है दोस्तों। यानी पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको पहले ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन की डेट आपको पता है, सबको पता है, जितनी भी 2 गुना रिच में शामिल है 21 जून से लेकर 30 जून तक है। आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने आपके सारे जितने भी डॉक्यूमेंट है, लेकिन डॉक्यूमेंट से संबंधित कुछ समस्या आने लगी है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मान लो पहले बना हुआ है या नहीं बना हुआ है तो क्या होगा, किस प्रकार के सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान यहाँ पर अपन करने वाले हैं दोस्तों। फिर भी अगर कोई भी अगर समस्या आपकी रह जाती है तो जरूर आप कमेंट करेंगे और आपका 100% आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा दोस्तों। तो तमाम प्रकार की जितनी भी समस्या है उसका पूरा समाधान यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। वीडियो पर पूरी समस्याओं को लेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा बन जाएगा, 3 या 4 घंटे का बनने वाला है। लेकिन मेन समस्या आ रही उन्हीं को अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं दोस्तों। इस वीडियो में उसी पर चर्चा करेंगे। और अगर फिर भी आपकी कोई समस्या मान लो रह जाती है, पर्सनली भाई आपके सामने ये समस्या आई है, तो जरूर आप कमेंट करना दोस्तों। और 48,000 जो शिक्षक बनने जा रहे हैं तो उसमें आपको एक चेक लिस्ट दे रखी है। सबसे पहले आपको चेक लिस्ट भरनी है और उसी हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं। तो इसी चेक लिस्ट कैसे भरेंगे, क्या क्या बनना है, उसमें क्या नहीं बनना है और कौन से डॉक्यूमेंट आपको बनवाने पड़ेंगे, अभी घोषणा पत्र कौन कौन से आपको देने पड़ेंगे, तमाम प्रकार की जितने भी समस्याएं उस समस्याओं को लेकर अपन यहाँ पर उपस्थित हुए दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए दोस्तों। और चैनल पर आप नहीं है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इन भर्ती परीक्षाओं से संबंधित जितने भी डाउट होते हैं उसका सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर आपके के लिए यहाँ पर वीडियो डाले जाते हैं। और कोई न्यू वैकेंसी या न्यूज ऐसी या करंट अफेयर से संबंधित है तो सभी प्रकार के डाउट इस यूट्यूब चैनल पर आपके किए जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें। अगर कोई भी अगर आपका डाउट रह जाता है तो निसंकोच आप जरूर कमेंट करें और आपका समाधान किया जाएगा दोस्तों। तो देखते हैं, अपन चलते हैं अपनी पीडीएफ के माध्यम से अपन एक जितनी भी समस्या है उसको अपन देखने वाले हैं। पीडीएफ के माध्यम से अपन देखेंगे, जितने भी निर्देश दे रखे उसको भी अपन बारीकी से एक बार देखेंगे और जो इम्पोर्टेंट होगा उस पर अपन चर्चा करने वाले दोस्तों। तो देखते हैं, चलो दोस्तों, थैंक यू। तो दोस्तों पीडीएफ आपके सामने यहाँ पर दे रखी है, जितने भी इंपॉर्टेंट निर्देश है यहाँ पर अपन देख लेते हैं एक बार दोस्तों। तो जो भी अगर आपका डाउट रह जाता है तो जरूर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अपन पहले देखते हैं कि यहाँ पर ये विस्तृत जो दिशा निर्देश है वो जारी किए गए हैं यहाँ पर। और ये जो आपको 2 गुण है उस स्पष्ट यहाँ पर लिखा है कि दोस्तों इस सूची में नाम यानी जो भी है 2 गुणा अभ्यर्थी मात्र से कोई अभ्यर्थी का चयन या नियुक्ति का अधिकार नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो आप अभी नियुक्ति के अधिकार नहीं है, आप फाइनल मेरिट में आने के लिए उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद ही आप नियुक्ति के अधिकार रखते हो, नियुक्ति के लिए आप अधिकार रखते हो। जब तक आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो जाता तब तक आपका और लास्ट फाइनल मेरिट में आपका नाम नहीं आ जाता तब तक आप नियुक्ति के लिए अधिकार नहीं रखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दे रखा है कि किस माध्यम से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो यहाँ पर दोस्तों स्पष्ट दे रखा है कि अभ्यर्थी की पात्रता जांच संबंधी कार्य संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा द्वारा निर्धारित दिनांक स्थान पर अभ्यर्थी के व्यक्तिगत उपस्थित होने पर शाला दर्पण पोर्टल के सिलेक्शन मॉड्यूल के माध्यम से किया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर शाला दर्पण जो मॉड्यूल है उसका सिलेक्शन मॉड्यूल के माध्यम से आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो किया जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अभ्यर्थी को शाला दर्पण मॉड्यूल ये आपके साइड दे रखे सिलेक्शन पर प्रत्येक आवेदित पद के लिए पृथक रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है यूजर मैनुअल आपको नीचे दिया गया उस पर अपन चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, नीचे मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात है वो है नंबर 4। तो नंबर 4 पर आपको दे रखा है कि आपको, और इसमें भी पहले यहाँ पर पृथक रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे मान लो कोई बंदा एसएस का है और वो एसएस से फॉर्म लगा रहा है और हिंदी से भी लगा रहा है तो उसको 2 बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। दोनों बार ही यहाँ पर आपको क्या करना है, अलग अलग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट बात सुन लेना ध्यान से, अगर सामाजिक से मान लो किसी एग्जाम्पल यानी उदाहरण के तौर पर अपन समझते हैं कि कोई भी बंदा है वो 2
सब्जेक्ट से आवेदन करना चाहता है तो उसको अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है और अलग अलग ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा दोस्तों। ये नहीं कि एक का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो गया तो दूसरे का नहीं होगा, नहीं, दोनों का होगा और अलग अलग उसके लिए अलग अलग आपको डेट दी जाएगी, उसी हिसाब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी अलग अलग होगा, रजिस्ट्रेशन भी अलग अलग होगा दोस्तों, तो ये ध्यान रखें। उसके बाद में इंपॉर्टेंट बात पॉइंट नंबर 4 आपको दे रखी है। पॉइंट नंबर 4 आपके हैं अभ्यर्थियों के उनका द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गए मोबाइल नंबर तथा ईमेल पते पर एसएमएस व ईमेल के माध्यम से आवश्यक सूचनाएं प्रेषित की जाएगी। आवश्यक सूचनाएं प्रेषित ये की जाएगी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट कब है, वो सूचना आपको मोबाइल नंबर और ईमेल के माध्यम से एसएमएस के माध्यम से आपको दी जाएगी। इसलिए दोस्तों जिस जो भी आपके मोबाइल नंबर है तो समस्त अभ्यर्थियों को निर्देश दिए जाते हैं कि वह इन्हें निरंतर चेक करें और प्रेषित निर्देशों की पालना करें। अभ्यर्थी के मोबाइल नंबर और ईमेल पर बंद होने पर विभाग का कोई दायित्व नहीं होगा दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में आपको मोबाइल यहाँ पर बंद नहीं करना है, क्योंकि आपको ईमेल और मोबाइल पर नंबर पर एसएमएस के माध्यम से आपको सूचना दी जाएगी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस डेट को होने वाला है दोस्तों। तो जरूर ध्यान रखिए दोस्तों, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस अपना ही भरे, किसी ई-मित्र वाले का नहीं भरे। नहीं है ईमेल तो बना ले दोस्तों, तो इससे गलती ना करें, तो मोबाइल नंबर सही ढंग से बनना दोस्तों। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर आपको 4 दे रखी है। उसके बाद में अपन चेक लिस्ट भी देखेंगे, चेक लिस्ट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको बनने हैं, क्या क्या बनना है, उस चेक लिस्ट को अपन भर के एक बार देखेंगे। दस्तावेज सत्यापन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा द्वारा दस्तावेज सत्यापन पात्रता जांच हेतु शाला दर्पण सिलेक्शन पोर्टल पर दिनांक स्थान का निर्धारण किया जाएगा। यानी जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक जो शिक्षा अधिकारी वो तय करेगा आपका दिनांक और स्थान, यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा और वो सूचना आपको ईमेल या मोबाइल नंबर के माध्यम से आपको दी जाएगी। और वो सूचना कहाँ उपस्थित होगी, जो संबंधित अभ्यर्थी लॉगिन में प्रदर्शित होगी। जैसे ही आप अपनी आईडी लॉगिन करोगे उस पर आपको प्रदर्शन हो जाएगा कि इस डेट को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इस जगह पर होने वाला है। तो आप जरूर इस साइट का अवलोकन करते रहिए, अपनी आईडी को खोलते रहिए, चेक करते रहिए। तो ध्यान रखना दोस्तों, सूचीबद्ध किए गए सभी अभ्यर्थी शाला दर्पण पोर्टल प्रतिदिन लॉगिन आईडी से लॉगिन कर दस्तावेज सत्यापन की दिनांक और समय के संबंध में अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त करते रहे। तो आपको इसका कहने का मतलब है आपको इस आईडी अपनी आईडी को खोलना है और चेक करते रहना है कि अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होने वाला है। ये नहीं कि मान लो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आज हो गया उस आईडी को अपन शाम को खोल रहे हैं, तो ये विभाग का कोई भी गलती स्वयं खुद की गलती होगी, उसके लिए स्वयं जिम्मेदार हो गए, विभाग की कोई गलती नहीं मानी जाएगी दोस्तों। तो ध्यान रखें, अपनी आईडी को बार बार खोल के चेक करते रहें, सुबह शाम खोलते, दोपहर को खोले, चेक कर लिया तो ये सावधानी बरते दोस्तों। आगे आपको पॉइंट नंबर 6 दे रखा है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। यही बातें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि मान लो एक छोटी सी गलती के कारण अपनी पूरी मेहनत पर पानी फिर सकता है दोस्तों। तो इसलिए एक छोटी सी गलती करने से अपन मेहनत पर पानी हमें नहीं फेरना है, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है दोस्तों। एक टीचर बनने में मेहनत बहुत लगती है दोस्तों। तो जो आपका पॉइंट नंबर 6 है, सूचीबद्ध किए गए अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु बोर्ड द्वारा जारी विचारित सूची में अभ्यर्थी के नाम के सम्मुख अंतिम कॉलम में अंकित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी। तो सूचीबद्ध किए गए अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन बोर्ड द्वारा जारी विचारित सूची में अभ्यर्थी के नाम के सम्मुख अंतिम कॉलम में अंकित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा द्वारा निर्धारित स्थान और दिनांक के अभ्यर्थी के द्वारा भरा गया ऑनलाइन आवेदन पत्र, जो आपने एक अभी आवेदन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, और विस्तृत आवेदन पत्र जैसे मान लो आपने एक पहले फॉर्म भरा था विस्तृत आवेदन पत्र, वो आपको साथ में, और शैक्षिक और प्रशैक्षिक जितने भी आप योग्यता के आपके पास प्रमाण पत्र है वो मूल निवास आपके पास होना चाहिए, और संबंधित वर्ग का प्रमाण पत्र चाहे ओबीसी का हो, ईडब्ल्यूएस का हो, एमबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, एससीएच हो, एससीएच का मतलब शहरी जो भी हो, और विशेष श्रेणी विधवा, परित्यक्ता, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, दिव्यांग का सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र, सब घोषणा पत्र और अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र को सब प्रमाणित करते संलग्न चेकलिस्ट को भरकर 2 सेट में वांछित मूल दस्तावेजों के साथ सत्यापन दल को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मूल दस्तावेजों के अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है वो आपका तैयार होने चाहिए। और इसके यहाँ पर दोस्तों एक बात है, ऑनलाइन आवेदन पत्र यानी जो भी है आपका अभी आपने रजिस्ट्रेशन किया वो, और विस्तृत आवेदन पत्र जो आपने एग्जाम में पहले एग्जाम होने से पहले फॉर्म भरा वो आपका विस्तृत आवेदन पत्र है। तो ये दोनों, और आपको 2 सेट बनाने दोस्तों। कितने सेट बनाने? 2 सेट बनाने। और मैं तो जहां तक सोचता हूं कि दोस्तों आपको 3 सेट बनाने,
क्योंकि एक सेट आपके पास रह जाएगा अपने डॉक्यूमेंटों का और 2 सेट आपके वहां जमा हो जाएगा। अगर 2 सेटों में कोई भी अगर कमी होती है तो तीसरे सेट से अपन डॉक्यूमेंट निकाल के सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट हमेशा एक्स्ट्रा ही रखने चाहिए अपन। तो यहाँ पर आपको 2 सेट में बनाने संलग्न चेकलिस्ट को भरकर 2 सेट आपको वांछित दस्तावेज के साथ सत्यापन दल को उपस्थित करना है और मूल दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। मूल दस्तावेजों के अभाव में आपका सत्यापन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो अपने साथ लेके जाइए जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद में पॉइंट नंबर अपन 7 देखते हैं। तो पॉइंट नंबर 7 में आपको दे रखा है कि अभ्यर्थी को संलग्न चेकलिस्ट में उल्लेखित दस्तावेज के सब हस्ताक्षरित प्रतियां क्रम अनुसार व्यवस्थित कर चेकलिस्ट सहित दस्तावेज सत्यापन दल को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी को चेकलिस्ट व समस्त प्रकार की सब घोषणाएं मूल ही प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगी। यानी जितनी भी घोषणाएं होगी वो आपको उसकी मूल प्रति आपको लगानी है, नहीं कि उसकी फोटोकॉपी आप उसकी प्रतिलिपि लगा रहे हो। तो आपको जितनी भी घोषणाएं करते हो, जैसे मान लो संतान संबंधी हो, विवाह संबंधी हो, दहेज संबंधी हो, जितनी भी घोषणाएं हैं वो उसकी मूल कॉपी आपको वहां पर उसको प्रस्तुत करनी है। दोस्तों आप 2 सेट बना रहे तो दूसरे सेट में आप एक प्रतिलिपि है वो लगा सकते हो, लेकिन एक सेट में आपकी जो घोषणा से संबंधित है वो मूल प्रति होनी चाहिए। दोस्तों बाकी जो आपके जो एजुकेशन से संबंधित डॉक्यूमेंट है या कास्ट से संबंधित कोई सर्टिफिकेट है उसकी आप फोटोकॉपी लगा लिए और आपको सब सत्यापन करना है उसका। दोस्तों उसके बाद में पॉइंट नंबर 8 आपके 1 से अधिक पदों के लिए सूचीबद्ध अभ्यर्थियों प्रत्येक पद के लिए पृथक सब प्रमाणित सेट तैयार सत्यापन दल को देना होगा। प्रत्येक पद हेतु दस्तावेज की प्रारंभिक जांच कराएगी। यदि अभ्यर्थी एक पद हेतु पात्रता जांच कराता है, अन्य पद हेतु पात्रता की जांच नहीं करवाता है तो अंतिम चयन के समय केवल उस पद पर विचार किया जाएगा जिस पर पात्रता की जांच की जाएगी। तो ये बात दोस्तों अपन पहले ही कर लिए। आपको अलग अलग सब्जेक्ट से आवेदन करना है तो अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना है और अलग अलग ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। अगर आपने एक का करवा दिया एक का नहीं करवाया तो आपको उसी पर विचार किया जाएगा जिसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है। दोस्तों तो पॉइंट नंबर 9 अपन देखते हैं। पॉइंट नंबर 9 है जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा द्वारा निर्धारित दिनांक को दस्तावेजों की जांच में अनुपस्थित रहने पर अभ्यर्थी के बाद में ऐसा कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार रहेगा। तो ये जिला शिक्षा अधिकारी पर डिपेंड करता है कि वो आपको अवसर देता है। मान लो आपका डॉक्यूमेंट का कोई अभाव हो गया, कोई डॉक्यूमेंट नहीं बना और आपको अवसर दे या न दे उस पर डिपेंड करता है। अगर वो देता भी है तो आपको आगे नीचे एक लाइन लिखी है पॉइंट नंबर 10 में आपको दे रखी है कि पॉइंट नंबर 10 मान लो आपके पास किसी डॉक्यूमेंट का अभाव है तो यदि कोई अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन है तो अपूर्ण अधूरे दस्तावेज सहित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा द्वारा निर्धारित दिनांक को उपस्थित होता है तो उसे दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अगर मान लो कोई अभ्यर्थी है और सत्यापन है तो अपूर्ण या अधूरे दस्तावेज प्रस्तुत करता है और सही जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा निर्धारित दिनांक को उपस्थित होता है तो उसे दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। तो सत्यापन दल द्वारा लगाए गए आक्षेप पूर्ति हेतु संबंधी जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा द्वारा पुनर्निर्धारित की गई दिनांक में उसको दस्तावेज की पात्रता जांच करवाने की उक्त निर्धारित दिनांक के उपरांत अभ्यर्थी के बाद में दस्तावेज सत्यापन का कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। यानी एक चांस आपको जिला शिक्षा अधिकारी आपको दे सकता है कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आज नहीं है तो उस डेट को आपको जमा करवाना ही पड़ेगा, उस दिन आपको सत्यापन करवाना ही पड़ेगा। अगर उसके बावजूद भी नहीं होता है तो आप अपात्र घोषित कर दिए जाएंगे। तो पॉइंट नंबर 11 है अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होने के लिए किसी भी प्रकार का किराया भत्ता आपको नहीं देना पड़ेगा। तो उसके बाद में आपका जो टाइम दे रखा है वो 9:30 बजे से 6 बजे तक है। जिला शिक्षा अधिकारी पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। अब अपन चेक लिस्ट दे रखते हैं, चेक लिस्ट में क्या बनना है क्या नहीं बनना है दोस्तों। तो आपकी ये चेक लिस्ट दी है तो चेक लिस्ट में आप सावधानी पूर्वक बनना है, कोई किसी भी प्रकार की गलती नहीं करनी है क्योंकि वहां पर आपको लाइन लगेगी और आपको टोकन दिए जाएंगे और टोकन में आपको मान लो थोड़ी सी गलती होगी तो वापस आपको लाइन में लगना पड़ता है। तो ऐसी गलती आप ना करें। तो चेक लिस्ट को सावधानी पूर्वक भरे। तो यहाँ पर दस्तावेज का सत्यापन का जिला आपको नाम बनना है, आपका यहाँ पर रोल नंबर बनना है और विषय आपका बनना है अध्यापक लेवल द्वितीय का यहाँ पर विषय बनना है और लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा या विशेष शिक्षा उनमें से बनना है। लेवल 1 से है तो सामान्य शिक्षा या विशेष शिक्षा तो विशेष शिक्षा बननी है और विशेष शिक्षा वाले सामान्य शिक्षा में शामिल नहीं होंगे दोस्तों क्योंकि ये कोर्ट का स्पष्ट आदेश है। तो यहाँ पर आपको भर देना है। उसके बाद में आपको क्षेत्र कौन सा अनुसूचित या गैर अनुसूचित क्षेत्र है या टीएसपी या नॉन टीएसपी है वो आपको बनना है। आवेदन क्रमांक आपका क्या है, अभ्यर्थी का यहाँ पर नाम है, माता का नाम है, इधर आपको आधार क्रमांक है, आधार सही बनना है, पिता का नाम है, जन्म तिथि है, ये ध्यानपूर्वक बनना है दोस्तों। और आप उसके बाद में यहाँ पर आपको टिक करना है कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, अनारक्षित जनरल से हो, ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, उस पर आपको टिक करना है। और विशेष श्रेणी विधवा परित्यागता उत्कृष्ट खिलाड़ी भूतपूर्व सैनिक है तो उस पर आपको टिक कर देना है।
तो यहाँ पर पुरुष और महिला जो भी है वो भर देना है। जमा आवेदन शुल्क की राशि आपकी जो भी 100 रुपये है वो यहाँ पर आपको भर देनी है। उसके बाद में यहाँ पर आपको दोस्तों चेकलिस्ट भाग प्रथम यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, तो यही बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस पर टिक करता जाएगा, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा। तो ऑनलाइन आवेदन की प्रति यानी आपने रजिस्ट्रेशन किया उस ऑनलाइन आवेदन संलग्न संख्या, तो यहाँ पर संलग्न संख्या यानी आपने कितनी दिए, 2 कॉपी दिए, 3 कॉपी दिए, वो यहाँ पर आपको बननी है। तो क्योंकि 2 सेटों में तो 2 यहाँ पर भरे न जाएगा। और संलग्न स्व प्रमाणित है या नहीं है, तो क्योंकि स्व प्रमाणित प्रति आपको करनी है, स्व सत्यापन आपको करना है। और ये बाकी का जो काम है वो उनका है, जो सत्यापन करेंगे डॉक्यूमेंट्स, जो टीम लगी है वहाँ पर वो काउंटर वाला अपने आप भरेगा इसको। तो आपको ये 2 कॉलम यहाँ पर भरते जाने हैं। तो ऑनलाइन आवेदन की प्रति, ऑनलाइन आवेदन प्रति संलग्न संख्या कितनी है, यानी कितनी संख्या में आप उसको प्रति दे रहे हैं। तो दोस्तों 2 दे रहे हैं तो 2 भरेंगे, 1 दे रहे हैं तो 1 भरेंगे। विस्तृत आवेदन की प्रति, जो भी आपने मूल आवेदन पहले किया था वो यहाँ पर कितनी प्रति दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं। और विस्तृत आवेदन की प्रति, ये प्रति अपने पास एक्स्ट्रा भी फोटोकॉपी अपने पास रखिए, क्योंकि कभी भी ये काम आ सकती है। आधार कार्ड की प्रति, क्योंकि 2 सेट है तो 2 हो जाएगी यहाँ पर। माध्यमिक शिक्षा की अंक तालिका और प्रमाण पत्र की प्रति, माध्यमिक की अंक तालिका और प्रमाण पत्र की प्रति यहाँ पर दोनों अलग अलग आते थे पहले, लेकिन आजकल सम्मिलित रूप से आ रहे हैं, तो दोस्तों आपको एक ही लगेगी। अगर आपको मान लो अंक तालिका और प्रमाण पत्र की अलग अलग प्रति है तो यहाँ पर अलग अलग ही यहाँ पर आपको लगानी, क्योंकि अंक तालिका जरूरी है। मैं उच्च माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका और प्रमाण पत्र यानी 12वीं की आपकी, और ये 10वीं की हो गई, ये 12वीं की हो गई। यहाँ पर कितनी कॉपी दे रहे, संलग्न प्रतियों की संख्या पूछे जा रहे हैं। उसके बाद में उच्च माध्यमिक परीक्षा के यहाँ पर आपको बनना है परीक्षा के पूर्णांक कितने, प्राप्तांक कितने, प्रतिशत करने, संलग्न में ये कुछ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रतिशत जो भी है वो यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद में स्नातक समकक्ष परीक्षा के समस्त वर्षों सेमेस्टर अंक तालिका तथा उपाधि की प्रति आपको यहाँ पर बननी है, उसकी फोटोकॉपी यहाँ पर बननी है। उसके बाद में आपको पॉइंट नंबर 8 में आपको दे रखा है स्नातक की प्रक्रिया पूर्णांक भर देना, प्राप्तांक भर देना, प्रतिशत भर देना, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा दोस्तों। उसके बाद में आपको दस्तावेज आगे पॉइंट नंबर 9 आपको दे रखा है। तो पॉइंट नंबर 9 में आपको देखना है स्नातक परीक्षा में ऐच्छिक विषय यानी अनिवार्य विषय के अलावा आपके स्नातक में कौन से 3 विषय वो आपको यहाँ पर बनने, और यहाँ पर संलग्न संख्या में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐच्छिक विषयों के नाम ही बनने हैं यहाँ पर। उसके बाद में स्नातकोत्तर समकक्ष परीक्षा के समस्त वर्षों सेमेस्टर के अंक तालिका तथा उपाधि की प्रति, यहाँ पर कितनी कॉपी लगा रहे, संलग्न संख्या यहाँ पर प्रदर्शित करना है, सब प्रमाणित है या नहीं है, तो यहाँ पर लग जितने भी डॉक्यूमेंट है उसको सब सत्यापन करना है। उसके बाद में पॉइंट नंबर यहाँ पर 11 है स्नातकोत्तर समकक्ष परीक्षा के पूर्णांक यहाँ पर बनने, प्राप्तांक बनने, प्रतिशत आपको नहीं निकाल के यहाँ पर भर देना है दोस्तों, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। उसके बाद में आपको पॉइंट नंबर 12 दे रखा है दोस्तों। पॉइंट नंबर 12 में अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा के पद के लिए डीएलएड बीएलएड उसकी फोटोकॉपी आपको जो यहाँ पर लगानी है, उसकी प्रतियों की संख्या यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 21-22 की प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति यहाँ पर आपको कितनी प्रतियों में दे रहे हैं, और राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण लेवल प्रथम या द्वितीय दोनों स्तर में, तो यहाँ पर आपको वो सर्टिफिकेट दर्शाना है कि दोनों स्तर में हो, लेवल प्रथम हो, लेवल 2 में है, वो बनना है। और राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल प्रथम लेवल द्वितीय के प्राप्तांक और प्रतिशत यहाँ पर भर देने दोस्तों। उसके बाद में राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के लेवल द्वितीय में विषय कौन कौन सी है वो यहाँ पर आपको बनने, भाषा कौन सी है, भाषा द्वितीय कौन सी है, और यहाँ पर आपको टिक कर देना है। अगर सामाजिक अध्ययन से या हिंदी इंग्लिश अन्य सब्जेक्ट से तो सामाजिक अध्ययन में टिक करना पड़ेगा, और विज्ञान गणित है तो विज्ञान गणित करना पड़ेगा, क्योंकि विज्ञान गणित के अलावा बाकी सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन में आगे सारे। और अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा के पद के लिए डीएलएड और बीएलएड में प्रवेश तिथि, यानी आप डीएलएड में आपने जो प्रवेश तिथि है जिस दिन आपने कॉलेज में एडमिशन लिया वो तिथि आपको यहाँ पर बननी है, और हो सकता है तो वहाँ पर उसकी फोटोकॉपी आपके पास होगी, 2 प्रतियां उसको साथ में लगा दीजिए दोस्तों। उसके बाद में अध्यापक लेवल प्रथम विशेष शिक्षा के पद के लिए डीएलएड विशेष शिक्षा एमआरएचआई की वीआईपी उसकी फोटो को जो भी मार्कशीट है वो यहाँ पर आपको लगानी है। अध्यापक लेवल प्रथम विशेष शिक्षा के पद के लिए डीएलएड विशेष शिक्षा आरएच की वीआई में प्रवेश तिथि, तो आपको एक रसीद दी होगी, उस रसीद की यहाँ पर प्रवेश तिथि यहाँ पर लिख देनी है, उसकी फोटोकॉपी भी आपको लगवा देनी है। अध्यापक लेवल द्वितीय सामान्य शिक्षा के पद के लिए डीएलएड बीएलएड बीएड एमएड जो भी है उसकी प्रति यहाँ पर फोटोकॉपी आपको यहाँ पर 2 लगानी है, दोनों सेटों में अलग अलग है, और सब प्रमाणित करनी है। और प्रवेश तिथि भी यहाँ पर दोस्तों आपको बीएड की जितनी भी कॉलेज की प्रवेश तिथि वो यहाँ पर लिखनी है, उसकी जो रसीद है उसकी फोटोकॉपी आपको लगानी है। उसके बाद में आपको पॉइंट नंबर 22 भरना है आपको अध्यापक लेवल द्वितीय विशेष शिक्षा के पद के लिए बीएड विशेष शिक्षा एमआरएच वो आपको मार्कशीट लगानी है, और प्रवेश तिथि भी आपको लगानी है, उसकी रसीद की प्रति भी आपको यहाँ पर लगानी है। और विशेष शिक्षा हेतु तो पुनर्वास जारी प्रमाण पत्र जो भी है यहाँ पर लगाना, मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति आपको लगाना है, दोनों सेटों में लगानी पड़ेगी।
और अनुसूचित क्षेत्र में सदुभाई निवासी होने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा यानी टीएसपी क्षेत्र से आप अगर बिलोंग करते हैं तो आपको टीएसपी का सर्टिफिकेट सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति फोटोकॉपी आपको दोनों सेटों में लगाने होगी, सब प्रमाणित पत्र आपको करना होगा। उसके बाद में यहाँ पर है ईडब्ल्यूएस, तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निम्नानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी इनकम और असिस्टेंट सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शहरी आदिम जनजाति, तो यहाँ पर स्पष्ट है अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए वैध अवधि का प्रमाण पत्र होना चाहिए। जैसे मान लो ओबीसी का सर्टिफिकेट है, मान लो 1 साल का होता है या वैलिड है 6 महीने का होता है, उसी हिसाब से वैलिड होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट। और अगर वैलिड नहीं है, मान लो डेट आपको हो चुकी है तो आपको नया बनवाना है अभी, उसके डेट तक वो आगे अपन चर्चा करेंगे। तो वो मतलब आपका लेटेस्ट होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर उसके वैलिड है, अभी तक वैलिड है तो वो चल जाएगा, अगर नहीं वैलिड है तो एक नया और बनवा लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आगे अपन पॉइंट नंबर अपन देखते हैं कि पॉइंट नंबर 29 है आपका, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के पास आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात का जाति प्रमाण पत्र होने पर कार्य विभाग के परिपत्र सत्र के अनुसार शपथ पत्र आपको देना पड़ेगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट आवेदन करने के पश्चात का, अंतिम तिथि के पश्चात का, तो एक आपको सब घोषणा पत्र आपको देना पड़ेगा दोस्तों। वो फॉर्म आगे है, अपन उस पर भी चर्चा करने वाले। आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थी महिला, तो आपको उसकी भी प्रति यहाँ पर 2 लगाने, दोनों सेटों में सब प्रमाणित प्रति फोटो आपको घोषणा पत्र लगाना पड़ेगा। आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थी महिला से आशय कि सब घोषणा व संयुक्त तथा उसके पूर्वज राजस्थान राज्य के मूल निवासी है। तो आपके जो भी आरक्षण के लाभधारी हो राजस्थान के निवासी होना चाहिए, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। अगर मान लो अदर स्टेट से है तो किसी भी प्रकार का आपको आरक्षण नहीं दिया जाएगा, चाहे वो विधवा कोटे से हो चाहे किसी भी कोटे से हो। उसको अगर राजस्थान का मूल निवासी है तभी आपको आरक्षण मिलेगा, अन्यथा आपको नहीं मिलने वाला है। उसके बाद में अपन पॉइंट नंबर यहाँ पर देखते हैं 31 क्या दे रखा है। पॉइंट नंबर 31 आपको दे रखा है कि विधवा की स्थिति में स्वयं की घोषणा पति की मृत्यु के प्रमाण पत्र की आपकी प्रतिपोती पति से लिंक दस्तावेज साक्ष्य की प्रति पुनर्विवाह नहीं करने का संबंधित सब घोषणा पत्र देना का। अगर आप मान लो विधवा कोटे से आप मान लो सेलेक्ट हो गए हैं और फिर आपने, तो आपको एक सर्टिफिकेट ये देना पड़ेगा कि आपने पुनर्विवाह यानी दूसरा विवाह अभी तक आपने नहीं किया है, वो सर्टिफिकेट सब घोषणा पत्र आपको देना पड़ेगा। उसके बाद में विवाह विच्छिन्न परित्यागता का मतलब तलाकशुदा होने पर सक्षम स्तर से जारी विवाह विच्छेद की डिग्री की प्रमाणित प्रति पुनर्विवाह नहीं करने के संबंध के भी सब घोषणा पत्र आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा, दोनों सेटों में लगाना है दोस्तों। उसके बाद में आपको संतान संबंधी घोषणा पत्र, तो संतान संबंधी घोषणा पत्र, अब मान लो जिसको अविवाहित है तो उसको संतान संबंधी घोषणा पत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो विवाहित दे देगा। अविवाहित दर्शाएगा तो संतान की सब घोषणा पत्र की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर आप विवाहित है और आपके कोई संतान है या संतान नहीं है तो जो भी है घोषणा पत्र आपको देना है। और विवाहित होने पर दहेज नहीं लेने संबंधी जब घोषणा पत्र भी आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा, वो बनवा लेना। भूतपूर्व सैनिक होने पर सेवा संबंधी निवृत्त सक्षम अधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण, जो भी भूतपूर्व सैनिक है उसका जो कोटा है उसके लिए प्रमाण पत्र आपको आवश्यक होगा। भूतपूर्व सैनिक श्रेणी से पूर्व में राजकीय नियोजन प्रयोजन प्राप्त नहीं होने के संबंध में सब घोषणा प्राप्त, तो अगर भूतपूर्व सैनिक आप हो श्रेणी पूर्व में राजकीय नियोजन प्राप्त नहीं होने के संबंध में आप मान लो पहले मान लो आप ले चुके हो कि दूसरे कोई डिपार्टमेंट में करते हो, फिर आप मान लो भूतपूर्व सैनिक कोटे से चयन हो गए तो उसका आपको सर्टिफिकेट यहाँ पर देना पड़ेगा। उसके बाद में उत्कृष्ट खिलाड़ी होने पर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से जारी प्रमाण खेल प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। उसके बाद में ये दिव्यांग है, दिव्यांग का 40% अनिवार्य है दोस्तों। यहाँ पर अगर कोई दिव्यांग मान लो एक से अधिक मान लो पॉइंटों पर दिव्यांग है तो कुल मिला के उसका 40% लोग दिव्यांगता हो जानी चाहिए, तब वो दिव्यांग की श्रेणी में शामिल हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपराधिक, तो यहाँ पर ये दूसरा है आपराधिक प्रकरण होने का सब घोषणा पत्र, आपराधिक प्रकरण होने पर FIR मान्य न्यायालय के आदेश की सब प्रमाणित प्रति। तो आपको आपराधिक जो भी जितने भी टीचर बनते हैं उसको कोई भी साहित्य मुकदमा होगा तो अगर हो तो वो भी आपको न्यायालय के आदेश की सब प्रमाणित, मान लो आपका समझौता हो चुका है तो उसकी जो जितने भी समझौता है उसके आदेश की फोटोकॉपी आपको लगानी पड़ेगी। अगर किसी भी प्रकार साहित्य ऐसा कोई बंदा मिलता है लेकिन या तो आपको आपराधिक प्रकरण न होने का सब घोषणा पत्र आपको यहाँ पर शामिल करने पर। राज्य की सेवा उपक्रम में कारित होने पर नियुक्त अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र है। अगर आप पहले से राज्य की सेवा में कार्य कर रहे हैं तो वहाँ का जो नियुक्त अधिकारी उसके द्वारा आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। अगर आपने दोस्तों यहाँ पर आवेदन करते समय आपने आपकी आय आवेदन में 2.5 लाख रुपए से कम आय की सूचना भरी है तो उस संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा आय प्रमाण पत्र भी आपको प्रस्तुत करने पड़ेगा और वो भी प्रतियां की संख्या 2 दोनों सेटों में आपको ज्वाइंट करनी पड़ेगी। और शैक्षिक प्रशिक्षण योग्यताओं के संबंध में सब घोषणा पत्र,
शैक्षिक और प्रशिक्षण योग्यताओं के संबंध में सब घोषणा पत्र का मतलब है दोस्तों, यहाँ पर आपको इस घोषणा पत्र में आपको यह भरना पड़ेगा कि मेरे द्वारा जितनी भी शैक्षिक और प्रशिक्षण जितने भी डॉक्यूमेंट दिए गए हैं वो मेरे हिसाब से सही है। अगर फिर भी मान लो कोई किसी भी प्रकार की गलती है तो उस गलती के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा। और आगे पॉइंट नंबर, अभ्यर्थी के अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र भी, यानी जहां से आप अंतिम शिक्षा प्राप्त किए उस शिक्षण संस्थान द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र वो आपको लगाना पड़ेगा, दोनों सेटों में लगाना। तो यहाँ पर आपको नीचे अभ्यर्थी के हस्ताक्षर दे रखे, यहाँ पर आपको साइन कर देना, नाम कर देना, पता कर देना, स्थान, दिनांक, मोबाइल नंबर आपको भरना है। अभ्यर्थी के द्वारा सब घोषणा पत्र आपका ये आ गया। एक यहाँ पर घोषणा पत्र दे रखा है। तो निवासी वैसा सत्यापन करता हूँ कि उक्तानुसार प्रस्तुत दस्तावेज प्रमाण पत्र की मेरी जानकारी अनुसार सही और सत्य और मैंने कोई भी तथ्य छिपाया नहीं है। अगर किसी भी प्रकार की गलती होती है तो उसके लिए जिम्मेदार स्वयं रहूंगा या रहूंगी, ये आपकी जिम्मेदारी होगी दोस्तों। तो सही से बड़े सूचना हमेशा सही करना चाहिए, क्योंकि फालतू के ऐसे फर्जीवाड़ा आपको नहीं करना है। दस्तावेज सत्यापन जांच दल की ये टिप्पणी आपको इससे लेना देना नहीं है, वो अगले का काम है। उसके बाद में अपन देखते हैं सब घोषणा पत्र आ गया। तो सब घोषणा पत्र का प्रारूप एक में दे रखा, सभी जितने भी सब घोषणा पत्र है, संतानों की संख्या है, पुनर्विवाह नहीं किया है, विधवा का है, परित्यागता का है, जो भी जितने भी आपको घोषणा पत्र है इस एक ही प्रोफॉर्मे के माध्यम से अपन यहाँ पर भर सकते हैं। तो इसको भरकर आपको जितनी भी शर्तें आप पर लागू होती है उसको भरकर आप जमा करवा देंगे। तो यहाँ पर आसानी का जितनी भी दहेज लेने की घोषणा नहीं लिया तो उस पर आपको टिक कर देना है। भूतपूर्व सैनिक के संबंध में घोषणा है, आप भूतपूर्व सैनिक नहीं तो खाली रह जाएगा। आप यानी आपको कहने का मतलब है जितनी आप पर शर्तें लागू होती है उन शर्तों को आप भर देंगे और बाकी को खाली छोड़ देंगे। ये परफॉर्मा आपके लिए है। ये सब घोषणा पत्र नीचे साइन कर देंगे, सब घोषणा पत्र आपका ये हो जाएगा। तो उसके बाद में आपके और निर्देश दे रखे, तमाम प्रश्नों के उत्तर अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको कोई भी अगर क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपन देख लेते हैं यहाँ पर कोई कर्मचारी जो भी है कि कोई बढ़िया वो इम्पोर्टेंट बात नहीं रह जाए, तो यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं। ये उनका काम है, ये उसके लिए है। तो यहाँ पर वो पूरे 2 सेट पर उनके लिए दिशा निर्देश दे रखे हैं, तो इसको छोड़ देते हैं। अपन अपने काम की बात करते हैं, तो क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे उसके लिए बना रखा है प्रोफॉर्मा, तो इसको अपन छोड़ देते हैं। उसके बाद में अपन आते हैं पत्र जांच की टिप्पणी हो गई है। उसके बाद में आपका हस्ताक्षर प्रभारी, चलो आगे चलते हैं, ये आपके लिए योग्य है। तो यहाँ पर दोस्तों तमाम प्रश्नों के उत्तर आपको जितने भी प्रश्न है उस पीडीएफ के माध्यम से बोर्ड ने अच्छा ही काम किया है, क्योंकि आप जितने भी तमाम प्रश्न है उसका अपन कंफ्यूज रहते हैं, उससे कंफ्यूज को पहले ही दूर कर दिया। तो इसको एक बार मान लो फिर भी अपन समझ में नहीं आता है, कई बार ऐसी लैंग्वेज लिख देते हैं, तो फिर भी अपन समझने की कोशिश करते हैं। फटाफट काफी लंबा हो रहा है वीडियो, इसीलिए अपन देखते हैं कि भर्ती का नाम, आवेदन पद, आवेदन संख्या, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, आवेदन श्रेणी, ईमेल एवं मोबाइल नंबर। तो आपकी ये सब सही होनी चाहिए दोस्तों। तो आपको अगर डॉक्यूमेंट में सही नहीं है तो देखते हैं कि किस किस में सुधार होगा, किस किस में सुधार नहीं होने वाला दोस्तों। अभ्यर्थी के द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरी गई सूचना के अनुसार सवतई पोर्टल पर प्रदर्शित होगा इसका अभ्यर्थी की वास्तविक दस्तावेज से मिलान किया है। जो आपने आवेदन किया उसका मिलान आपके मूल दस्तावेजों से करना है। इसके संबंध में किसी प्रकार की अशुद्धता त्रुटि है तो उसकी पूर्ण टिप्पणी चेकलिस्ट में की जानी है, वो अपने आप करेगा। ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना, आवेदित पद, आप पद को चेंज नहीं कर सकते, जन्म तिथि को चेंज नहीं कर सकते, श्रेणी और वैवाहिक स्थिति को चेंज नहीं कर सकते, उप श्रेणी में कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं होगा। अगर आपके नाम में स्पेलिंग में त्रुटि हो जाती है तो आपको एक स्व प्रमाणित घोषणा पत्र पर आपको देना होगा, उसके बाद में आप पात्र होंगे दोस्तों। तो आपको यहाँ पर आवेदित पद, जन्म तिथि, श्रेणी, विवाहिक स्थिति, उप श्रेणी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार नहीं होगा। सिर्फ चेंज यह हो सकता है कि किसी कारणवश आपकी स्पेलिंग नाम में त्रुटि हो गई है तो उसका घोषणा पत्र आप उसको दे सकते हो। उसके बाद में दोस्तों अपन देखते हैं महिला अभ्यर्थी के विवाह उपरांत उपनाम में परिवर्तन होने पर, तो उपनाम में परिवर्तन, मान लो विवाह के उपरांत उपनाम में परिवर्तन, तो आप जो डॉक्यूमेंट है तो 10वीं की मार्कशीट से आप मिलान करेंगे। 10वीं की मार्कशीट ही मूल मानी जाएगी, उसके अनुसार उसकी पात्रता की जांच करेंगे। अभ्यर्थी के द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गए आधार नंबर मूल आधार के अनुसार अथवा है या नहीं है। तो जानबूझकर आधार नंबर गलत भरे गए तो परीक्षण कराए थे, किंतु आधार संख्या कोई भिन्नता हो तो इस संबंध में अभ्यर्थी प्रार्थना पत्र प्राप्त किया जाएगा, दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाना है। अगर मान लो मिस्टेक भी हो जाती है तो आपसे एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो यहाँ पर आधार नंबर भी आपको सही ढंग से करना है। अभ्यर्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी अथवा नहीं, यदि नहीं है तो किस राज्य का मूल निवासी है। अगर राजस्थान का मूल निवासी है तो उसको मूल निवास
करना पड़ेगा, प्रस्तुत करना पड़ेगा, और राजस्थान का मूल निवासी नहीं है तो किस स्टेट का है वो उसका सर्टिफिकेट आपके उसका पास होना चाहिए, उसको जनरल कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। उसके बाद में अपन देखते हैं कि अन्य राज्य से विवाह उपरांत राज्य में प्रवासित हुई विवाहित महिलाओं की पात्रता की जांच के संबंध में विवाह उपरांत राजस्थान राज्य में प्रवासित हो गए, यानी पहले दूसरे स्टेट की और विवाह करके राजस्थान में आ गए, तो उसी को किसी भी प्रक्रिया में आरक्षण का लाभ नहीं मिलने वाला है दोस्तों। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अदर स्टेट की है तो विवाह करके यहाँ राजस्थान में निवास कर रही है तो उसको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा, उसको जनरल कैटेगरी में शामिल किया जाएगा दोस्तों। कहने का मतलब यह है। अगर दोस्तों यह है कि शादी राज्य से बाहर आरक्षित महिला पिता राजस्थान के मूल निवासी है, अगर पिता राजस्थान के मूल निवासी है तो उस महिला को राजस्थान में आरक्षण की श्रेणी में सम्मिलित किया जाएगा, महिला कोटे में सम्मिलित किया जाएगा जिस कैटेगरी की है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा जारी विज्ञप्ति प्रदानुसार अभ्यर्थी की आयु का परीक्षण करना होगा। तो आयु का परीक्षण आपको आधार वर्ष ध्यान है दोस्तों, आपकी आयु होनी चाहिए 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और जो जितनी भी कैटेगरी है AWS है, OBC है, SC ST जो भी है उसको 5 वर्ष की छूट दे रखी है तो वो उसके लिए 45 वर्ष हो गई दोस्तों। और जनरल कैटेगरी के लिए हो गए 18 से 40 वर्ष। और आपका एक आधार वर्ष बना है कि आपको आधार वर्ष है आपका 1 जनवरी 2024 को आपको 18 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए आपकी, है ना। अभी आपकी नहीं है लेकिन 1/1/2024 को आपकी आयु 18 वर्ष हो जानी चाहिए। अगर नहीं होती है तो आप अपात्र घोषित कर दिए जाएंगे। उसके बाद में प्रमाण पत्रों के संबंध में, तो प्रमाण पत्र जितने भी है आपके डॉक्यूमेंट प्रमाण पत्र वो सब आपके सही होने चाहिए। तो यहाँ पर प्रमाण पत्रों के दिव्यांग भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र विधवा जितने भी डॉक्यूमेंट है आप मान लो AWS से है वो जाति प्रमाण पत्र, खेल प्रमाण पत्र, दिव्यांग भूतपूर्व सैनिक समस्त शैक्षणिक और प्रशिक्षण योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 19/1/2023 तक या इससे पूर्व जारी किया हुआ जाना चाहिए। यानी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है आपने जब आवेदन किया 19 जनवरी लास्ट डेट थी 19 जनवरी 2023 से तक के होने चाहिए। और उसके बाद में अगर नहीं है तो उसका भी समाधान दिया है बोर्ड ने कि अगर नहीं होने की स्थिति में आपको क्या करना है। तो घबराए नहीं, किसी के पास उस टाइम नहीं था तो भी आप बाहर नहीं होने वाले, क्योंकि इसका रास्ता भी आपको दिया है दोस्तों। तो आगे पॉइंट नंबर अपन देखते हैं, अभ्यर्थी द्वारा राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों से प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण किया हुआ है। तो यहाँ पर जो अन्य राज्यों से किया हुआ, तो दोस्तों यहाँ पर जैसे अपन देखते हैं कि कौन कौन सी मान्य पात्रता जांच करनी है। राजस्थान राज्य जिला शिक्षा, राजस्थान डाइट अथवा निजी विश्वविद्यालय से जारी DLED मान्यता NCCT अथवा है नहीं, इसकी जांच करनी है। जैसे यहाँ पर सिंगानी विश्वविद्यालय पंचेड़ी झुंझुनू को NCT द्वारा BEd व DLED की पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति नहीं दी गई है। अगर वहाँ की आपके पास मार्कशीट है तो आप अपात्र घोषित हो जाओगे। OPGS विश्वविद्यालय राजगढ़ चूरू को NCT 2016-17 में उसको मान्यता दी है। वो उनका काम है, आपकी डिग्री अपने पास है, आपको पता है कि हमारी डिग्री वैलिड है या नहीं है, ये सबको पता है दोस्तों। उसके बाद में है यहाँ पर आरक्षित वर्ग EWS OBC MBC SC ST के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के संबंध में, तो यहाँ पर यही मेन समस्या आ रही है दोस्तों। तो मेन पॉइंट आज का यही था। तो कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20/1/2022 के अनुसार आवेदक को वर्ग के विशेष SC ST OBC EWS MBC का लाभ उसी स्थिति में देय होगा जब आवेदक का उक्त प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि या उससे पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हो। यानी आवेदन करने की अंतिम तिथि के तक आपको ये पास होना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों में देखते हैं आगे क्या होता है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के संबंध में प्रमाण पत्रों के संबंध में विज्ञप्ति के अनुसार परीक्षण पर पात्रता की जांच के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS की विवाहित महिलाओं के संबंध कार्मिक विभाग द्वारा जारी। तो यहाँ पर स्पष्ट दे रखा है कि आरक्षित जो अभी प्रमाण पत्र है वो क्या होने चाहिए दोस्तों, आपकी लास्ट डेट तक होने चाहिए, एक सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होने चाहिए। और राजस्थान की जो जितने भी महिला है EWS की, उसके लिए आपको यहाँ पर देखना है दोस्तों कि अभ्यर्थी द्वारा अंकों की कोई छूट आरक्षित तो निम्नानुसार अपात्र किया जाए। यदि अभ्यर्थी द्वारा आयु अंकों की छूट का लाभ प्राप्त किया जाए तो उससे अपात्र किया जाए। अगर आप मान लो कैटेगरी का लाभ ले रहे हो, लाभ भी उठा रहे हो, सर्टिफिकेट भी नहीं दे रहे हो तो आप अपात्र हो जाओगे। यदि अभ्यर्थी द्वारा आयु अंकों की कोई छूट प्राप्त नहीं की है, मान लो आपने आरक्षण का लाभ नहीं उठाया है और इस स्थिति में आप पात्र है तो आप सामान्य अभ्यर्थी के रूप में सम्मिलित हो जाओगे, यानी जनरल की कैटेगरी में सम्मिलित हो जाओगे। अगर डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट प्रस्तुत कर देते हो तो अपनी कैटेगरी में चले जाओगे, अगर नहीं करते तो आपको ऑटोमेटिकली जनरल में सेलेक्ट करके माना जाएगा। अगर मान लो आपने SC कैटेगरी का मेरिट में फायदा उठा लिया, आपके जनरल से कम और SC में आप सिलेक्शन हो रहे हैं लेकिन आपके पास SC का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अपात्र घोषित कर दिए जाएंगे दोस्तों। ये बात ये कहना चाहते हैं दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों
आरक्षित वर्ग ईडब्ल्यूएस ओबीसी एमबीसी एससी एसटी श्रेणी होने में सक्षम अधिकारी द्वारा जाति एवं अन्य प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन को निर्धारित अंतिम दिनांक के बाद का है। तो अंतिम दिनांक के बाद का है तो उसको यहाँ पर देखिए आरक्षित वर्ग की अभ्यर्थियों पर आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात का जाति प्रमाण पत्र होने पर कार्मिक विभाग द्वारा जारी अनुसार शपथ पत्र प्राप्त किया जाए। तो आपको अंतिम तिथि के पश्चात का जाति अगर प्रमाण पत्र है तो आपको एक शपथ पत्र देना होगा, क्योंकि मैं शपथ पत्र यह देना होगा कि मैं उस टाइम भी यही इस कैटेगरी से बिलोंग करता था या ईडब्ल्यूएस की योग्यता रखता था, ये सर्टिफिकेट आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों शहरी वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा राजस्थान राज्य में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण चाहे कितने भी पुराना हो मान्य होगा, क्योंकि इसने एक बार बनवा लिया, यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और शहरी वर्ग ने एक बार अपना सर्टिफिकेट बना लिया तो जिंदगी भर के लिए वैलिड है वो। लेकिन समस्या है अति पिछड़ा वर्ग बंजारा वालिया लबाना गाड़िया लोहार गोडोलिया गुजर गुर्जर रायका रेबारी देवासी गडरिया गाड़ी गारी वर्ग के सदस्यों को जारी अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र में उपयुक्त जातियों का अंकन किया गया हो तो उपयुक्त जाति के व्यक्तियों को अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षित पदों का लाभ देय होगा। तो यहाँ पर आपके पॉइंट नंबर 4 आपके मेन काम की बात है कि अन्य पिछड़ा वर्ग की अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर के अभ्यर्थी को न्यूनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन की तिथि से पूर्व का संबंधी वर्ग में होने का अवधि पार प्रमाण पत्र तथा ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि निर्धारित दिनांक के पश्चात का जारी नवीनतम प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है तो गैप अवधि के संबंध में सत्यापन घोषणा को आपको उल्लेख करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसका कहने का मतलब है, मान लो आपने एक पुराना सर्टिफिकेट है, जैसे मान लो 2021 के पास आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट, उसके बाद में लास्ट आवेदन की तिथि के बाद का ओबीसी का सर्टिफिकेट है या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, तो जितना बीच में जो गैप आया है उस गैप का आपको सब घोषणा पत्र देना पड़ेगा कि उस गैप में भी उसी कैटेगरी से बिलोंग करता था और या मैं ईडब्ल्यूएस में सम्मिलित था या ईडब्ल्यूएस में सम्मिलित होने की योग्यता रखता था। तो इस प्रकार का जो भी परफॉर्मा है वो आपके पास मिल जाएगा, यहाँ पर अपन लास्ट में देख लेंगे। तो इस प्रकार का सब घोषणा पत्र देना है, अगर आपके पास नहीं है तो। और दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखें कि जो क्योंकि ओबीसी सर्टिफिकेट है और ईडब्ल्यूएस के जितने भी सर्टिफिकेट है ये सर्टिफिकेट कम समय के लिए वैलिड होते हैं। तो अगर मान लो आपका वैलिडिटी खत्म हो चुके तो आप नया बनवा लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। तो आप जरूर ईडब्ल्यूएस बनाइए, ओबीसी सर्टिफिकेट बनाइए। तो इस तमाम डॉक्यूमेंट आपके लेटेस्ट होने चाहिए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की सर्टिफिकेटों की समस्या सबसे ज़्यादा आने वाली है। तो ये नए बना वाले ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट तो वो चल जाएगा आपका। तो यहाँ पर ये सामाजिक न्याय अधिकारिता के अनुसार एकल महिला के बच्चों का जाति प्रमाण पत्र उसके माता के नाम से जारी किया जा सकता है, क्योंकि मान लो उसके महिला ही है उस घर में, तो जो भी प्रमाण पत्र है उसके माता के नाम से रहेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों तमाम प्रश्नों के उत्तर फटाफट। केंद्रीय सेवाओं हेतु जारी प्रमाण पत्र मान्य होंगे नहीं होंगे, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित आपने डॉक्यूमेंट बना रखे हैं तो वो उसके डॉक्यूमेंट आपके मान्य नहीं होंगे। उसके बाद में देखो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र पिता या पति के नाम से कौन सा मान्य होगा, चाहे पिता का बनवा लो या पति के आय के हिसाब से बना लो, या दोनों का मान्य होगा महिलाओं के लिए। उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम से, मूल निवास प्रमाण पति के नाम से हो तो क्या किया जाना चाहिए, कोई समस्या नहीं है, सब चलेगा यहाँ। उसके बाद में है पॉइंट नंबर है अन्य राज्य की महिला युवा उपरांत राज्य में प्रवासित होती है, राजस्थान में पति के नाम से जारी ईडब्ल्यूएस श्रेणी का लाभ मिलेगा या नहीं। अन्य राज्य के महिला युवा है उपरांत राजस्थान राज्य में प्रवासित करते हैं, ईडब्ल्यूएस श्रेणी का लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इस स्थिति में उसको सामान्य की श्रेणी में सम्मिलित किया जाएगा, ईडब्ल्यूएस का नहीं मिलेगा। चरित्र प्रमाण पत्रों के संबंध में अंतिम संस्था द्वारा जारी किया गया किंतु गुम हो गया तो अप्राप्त जारी नहीं है, मूल नहीं है, तो क्या किया जाना चाहिए। अगर आपके पास मूल नहीं है तो क्या करना, आपको 2 राजपात्रित अधिकारियों द्वारा जारी नवीनतम प्रमाण पत्र आपको पात्रता की जांच के लिए उपस्थित करने, यानी आपको बनवाने 2 राजपत्र। उसके बाद में पॉइंट अभ्यर्थी के द्वारा विकलांग श्रेणी में आवेदन किया है, तो विकलांग श्रेणी में आवेदन किया है तो 40% निःशक्तता का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में ये दिव्यांगता के लिए है। उसके बाद ये आपका हो गया। तो टीएसवी क्षेत्र हेतु विज्ञान पदों के ऊपर चयन होने पर अभ्यर्थी अनुसूचित क्षेत्र का सद्भाव निवासी अथवा नहीं है, तो ये सर्टिफिकेट अगर टीएसवी से आप सेलेक्ट हुए हैं, टीएसवी एरिया से संबंधित करते हैं, तो आपको उसका सर्टिफिकेट आपको प्रमाणित देना पड़ेगा। दोस्तों ये इस प्रकार के थे। तो यहाँ पर अपन काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए अपन शॉर्ट में चलते हैं। विवाहित की स्थिति विवाहित का देना है, विवाह है तो विवाहित का, अविवाहित को अविवाहित का देना है, विधवा का देना है, विधवा है तो परित्यक्ता है तो परित्यक्ता का सर्टिफिकेट देना है आपको दोस्तों। तो विधवा में आपको पति का मृत्यु प्रमाण पत्र देना है, वही उसका सर्टिफिकेट हो जाएगा। तो किसी विधवा महिला द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय ओबीसी क्रिमिनल का प्रमाण प्रस्तुत करना है, जबकि
उसके दौरान ऑनलाइन आवेदन ओबीसी नॉन क्रिमिनल की विधवा महिला के रूप में भरा गया था, तो इस स्थिति में उसको सामान्य वर्ग की श्रेणी में सामान्य वर्ग की विधवा श्रेणी में शामिल किया जाएगा। तो इस प्रकार तमाम प्रश्नों के उत्तर थे। फिर भी अगर आपका डाउट रह जाता है दोस्तों तो पूछिए, क्यों मेन समस्या थी वो सर्टिफिकेट से संबंधित थी। तो यहाँ पर अपन देखते रहे कि आपको ये सर्टिफिकेट थे, यहाँ पर मेन पॉइंट अगर रह जाता है दहेज संबंधी घोषणा पत्र, जितने भी चेक लिस्ट में आपको जो घोषणा पत्र थे वो सबको भर के देने आपको। तो यहाँ पर देखो वो ये दे रखे हैं। तो इस वीडियो फिर भी अगर डाउट रह जाता है तो आप आसानी के साथ निसंकोच आप कमेंट करिए ताकि आपका समस्या का समाधान किया जा सके। तो ये आपके डॉक्यूमेंट से संबंधित लेवल प्रथम लेवल द्वितीय से सी ये सब आपके पास चेक लिस्ट में भर गए थे। योग्यता आप पहले से रखते हो क्योंकि इसलिए आपको चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि चर्चा योग्यता थी तभी तो यहाँ 2 गुणे में आप सम्मिलित हुए हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं ये आपके ये है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट से संबंधित आप अगर तय कर लेते हैं, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। लेवल 2 में सब्जेक्ट से संबंधित संशय रहता है। तो यहाँ पर सामाजिक अध्ययन के लिए आप अगर आवेदन करना चाहते हो तो आपके पास ये सब्जेक्ट आपके जरूर होना चाहिए। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रकाशन, दर्शन शास्त्र, लेखा शास्त्र, आर्थिक वित्तीय प्रबंधन, बैंकिंग, व्यवसायिक अर्थशास्त्र में से कम एक विषय के साथ आपके स्नातक होने चाहिए। और विज्ञान और गणित के लिए आपके पास होने चाहिए। अगर विज्ञान और गणित से आप आवेदन करते हैं तो रासायनिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, जैव रासायनिक विज्ञान, बायोकेमिस्ट्री या गणित में से कम एक आपके क्या होना चाहिए, स्नातक यानी ग्रेजुएशन में होना चाहिए। और अंग्रेजी अध्यापक के लिए अभ्यर्थी का वैकल्पिक विषय के रूप में तत्संबंधी अंग्रेजी विषय के साथ स्नातक होनी चाहिए। और हिंदी के लिए हिंदी के वैकल्पिक विषय के रूप में तत्संबंधी हिंदी के में स्नातक होना चाहिए। संस्कृत में होना चाहिए, संस्कृत सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन होना चाहिए। उर्दू का आपको ग्रेजुएशन में होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसके लिए पात्र नहीं है। पंजाबी है तो पंजाब के लिए आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, अन्यथा नहीं है। सिंधी है तो ये आपकी योग्यताएं थी। तो ये आपकी इधर बाकी योग्यताएं आप आराम से समझ में आ जाएगी, कोई समझ नहीं है। तो यहाँ पर आपको आरक्षित वर्ग सामान्य वर्ग के लिए 2021 या 22 आपको पात्र होना जरूरी है दोस्तों। और उस कैटेगरी में आपको दे रखी कि आपको उसके कितने बनने चाहिए। जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपका 60% होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 60%। और आप आर्थिक पिछड़ा, ईडब्ल्यूएस, अन्य पिछड़ा, ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति या SC/ST से करते हैं तो 55% होने चाहिए। विधवा या परित्यक्ता है तो 50% है। और निश्चितता जिससे की श्रेणी में यानी दिव्यांग है तो 40% है। शहरिया है तो 36% है। अनुसूचित क्षेत्र के पद है तो अनुसूचित के अनुसूचित जनजाति वर्ग है तो 36% है। तो ये आपके 2021 और 22 जो रीट है वो आपकी क्लियर होने चाहिए। इतने मार्क्स आपके योग्य होने चाहिए, तभी आप आवेदन के लिए पात्र होंगे दोस्तों। तो ये सब दस्तावेजों के लिए आपके रीट चाहे 2021